अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोग को ये समझाने की कोशिश की दैट व्हाट इज होम्योस्टेसिस एंड देन व्हाट वर द एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस और बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम रिटेन करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ ये ब्रीफ करने की कोशिश की कि कोई भी इंडिविजुअल फिलहाल स्टेबलाइज नहीं है। एवरीबडी इज इन स्टेट ऑफ वॉर टू गेट स्टेबलाइज बट नन ऑफ द इंडिविजुअल हैज़ रिटेन स्टेबलाइजेशन अप टिल गेट। कोई भी अब तक इक्विलिब्रियम में आ नहीं पाया। आज हम लोग ये समझेंगे कि वो कौन सा एलिमेंट है जो होम्योस्टेसिस को ऑल्टर करता है। पहली चीज़ कि वो कौन सा एलिमेंट होम्योस्टेसिस को ऑल्टर करेगा एंड देन दूसरी अहम बात ये समझनी है कि बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है उस एलिमेंट के अगेंस्ट जो होम्योस्टेसिस को ऑल्टर कर रहा होता है वो रिस्पॉन्स किस किस टाइप का जनरेट हो सकता है। तो वो एलिमेंट जो होम्योस्टेसिस को खराब करता है दैट एलिमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। अगर मैं स्टिमुलस को डिफाइन करूं तो स्टिमुलस को यूं डिफाइन किया जाएगा एन एजेंट दैट टेंड्स टू disrupt the normal homeostatic state of the body। ये एक ऐसा एजेंट है जो कोशिश ये करता है, ध्यान देना ये वर्ड डिस्टर्ब नहीं है, दिस इज डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है स्लाइट फ्लैचुलेंस लाना, डिस्टर्ब का मतलब होता है बिल्कुल नॉर्म से डाइवर्ट कर देना। तो ये एक ऐसा एजेंट है दैट टेंड्स टू डिस्टर्ब द नॉर्मल होम्योस्टेटिक स्टेट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के नॉर्मल होम्योस्टेटिक स्टेट को बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर देगा। कि जो स्टिमुलसेस होते हैं ये यूजुअली एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि शदीद गर्मी में से आना। तो जब शदीद गर्मी में से आओगे तो ये होगा कि जो सनलाइट की हीट है वो एब्जॉर्ब की भी होगी। जब वो हीट एब्जॉर्ब करोगे तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा डाइवर्ट कर जाएगा। तो ये जो सनलाइट आ रही थी दिस वाज एन एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल फैक्टर को स्टिमुलस बोला जाएगा। अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 3, हमारी कोर्स का चैप्टर नंबर 3, वहां पर स्टिमुलस को इंटरनल फैक्टर के तौर पर भी बोला जाएगा। स्टिमुलस को इंटरनल फैक्टर के तौर पर भी क्लासिफाई किया जाएगा। तो वहां पर जब उसको इंटरनल फैक्टर के तौर पर भी क्लासिफाई किया जाएगा ना, तब बताऊंगा इंटरनली स्टिमुलाइज कैसे बिहेव करते हैं। बट अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1 बस आप लोग को ये एक बात याद रखनी है कि स्टिमुलस एक एक्सटर्नल फैक्टर है। स्टिमुलस को फिलहाल इंटरनल फैक्टर नहीं मानोगे। और स्टिमुलस के लिए भी बॉडी में डिस्ट्रप्शन लाना इतनी आसान बात नहीं होती है। स्टिमुलस को अगर डिस्ट्रप्शन लानी है तो कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलस के पास होने चाहिए। कुछ ऐसे नेसेसरी फैक्टर्स जो कि जब तक स्टिमुलस के पास नहीं होंगे हम लोग ये नहीं कह सकते कि स्टिमुलस वाकई बॉडी के अंदर डिस्ट्रप्शन ले आएगा, स्टिमुलस वाकई बॉडी के अंदर चेंजेस डेवलप कर लेगा। उन फैक्टर्स में एक फैक्टर होता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलाई। अभी मैं ये सारी बातें समझाऊंगा, तीन बातें हैं। दूसरा फैक्टर होता है दी क्वालिटी ऑफ द स्टिमुलाई और तीसरा फैक्टर होता है दी रेलेवेंसी ऑफ द स्टिमुलाई। ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर द स्टिमुलस, क्वालिटी, इंटेंसिटी, रेलेवेंसी। अब ना व्हाट इज इंटेंसिटी, देखो अक्सर कभी आपको कोई पिंच करता है और वो पिंच ऐसा करता है कि हमें उस बात का पता नहीं चलता, उस पिंच का हमें आइडिया नहीं होता।
कभी कोई इतनी जोर से पिंच करता है कि हम लोग बड़ा हेवीली इससे इफेक्टेड हो जाते हैं, हमें बड़ी पेन होती है। अब बात यह है एक्सक्यूज मी, इन दोनों स्टिमुलसेस में डिफरेंस क्या है? जो फर्स्ट टाइम में पिंच हुआ ना उसकी इंटेंसिटी अच्छी नहीं थी, मगर जो सेकेंड टाइम में पिंच हुआ उसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी थी। जैसे कैंडल ग्लो कर रही है, आपने इसके ऊपर हैंड रखा थोड़ा सा ऊपर करके, आप कुछ देर तक इसको टॉलरेट कर पाओगे, मगर यही कोई बहुत बड़ा फर्नेस है, आप उसके ऊपर हैंड रख रहे हो, आप ज्यादा देर तक उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे। और क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उस फर्नेस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो जब उस फर्नेस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, दैट मीन्स कि वो स्टिमुलस बड़ा इफेक्टिव है, जस्ट बिकॉज उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो स्टिमुलस अच्छा होने के लिए या स्टिमुलस ऐसा हो कि वो अपने इफेक्ट्स जनरेट कर पाए, वो डिस्ट्रप्शन कर पाए, पहली अहम बात क्या हो गई कि स्टिमुलस कैसा होना चाहिए? इंटेंस। देन सेकेंडली क्वालिटी अच्छी हो। जैसे मेरे पास 7 बैंड्स ऑफ कलर्स हैं, रेनबो की बात कर रहा हूं, और मैं 7 के 7 बैंड्स प्रोवाइड कर रहा हूं प्लांट को, जाहिर है प्लांट अच्छी फोटोसिंथेसिस करेगा। 7 बैंड्स उसको प्रोवाइड हो रहे हैं, हर कलर उसके पास मौजूद है। इन 7 बैंड्स में से मैं प्लांट को 2 बैंड्स प्रोवाइड कर रहा हूं सिर्फ। अब एक बैंड है रेड, दूसरा बैंड है ब्लू, तो मैं उसको रेड एंड ब्लू लाइट प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या प्लांट अच्छी फोटोसिंथेसिस करेगा? सवाल है आप लोगों से। कुछ बच्चों ने कहा होगा नहीं, मगर ऐसा नहीं है। प्लांट को रिक्वायर्ड ही सिर्फ रेड एंड ब्लू लाइट है, उसको 7 बैंड्स नहीं चाहिए टोटल। तो अगर सिर्फ आप उसको रेड एंड ब्लू लाइट प्रोवाइड कर दो, प्लांट अच्छी फोटोसिंथेसिस करेगा। बट इफ इन केस मैं प्लांट को बाकी के 5 कलर प्रोवाइड कर रहा हूं, बट रेड एंड ब्लू लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहा, बाकी 5 कलर्स प्रोवाइड कर दिए मगर ना रेड लाइट प्रोवाइड की ना ही ब्लू लाइट प्रोवाइड की, अब ये प्लांट बजाय इसके कि फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज उसको वो 2 कलर्स नहीं मिले जिसकी क्वालिटी से वो फोटोसिंथेसिस करता था, विच इज रेड एंड ब्लू। उसको बाकी 5 कलर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो उसको मैटर नहीं करते बाकी 5 कलर्स, उसको मैटर करता था रेड एंड ब्लू। और जब आप उसको अब रेड एंड ब्लू लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ना, तो प्लांट अच्छी फोटोसिंथेसिस हरगिज नहीं कर पाएगा। ये होता है क्वालिटी का इंपैक्ट। क्वालिटी ऑफ द स्टिमुलाई हमेशा अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होगी तो ये एजेंट डिस्ट्रप्शन करेगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब भी ये डिस्ट्रप्शन कॉज नहीं कर पाएगा। अब तीसरी अहम चीज, रेलेवेंसी ऑफ द स्टिमुलाई। एट टाइम्स ये होता है कि स्टिमुलसेस किसी एक कंटिन्यूस प्रोसेस की वजह से अपनी रेलेवेंसी चेंज कर देता है। कैसे? जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनके रात में घर आने का टाइम जैसे फिक्स है, फॉर इंस्टेंस 10 बजे आते हैं। अब वो 10 बजे आते हैं, बेल रिंग करते हैं, डोरबेल। तो हम लोग डोरबेल बजने पर ये पहचानते हैं कि वो आ गए। कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारी रेलेवेंसी चेंज हो चुकी होती है कि जब 10 बजते हैं ना, अब 10 बजे कोई भी बेल बजाएगा, हम लोग सोचते हैं हमारे पेरेंट्स ही आए हैं। टाइम की बेस के ऊपर जज करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं और कुछ एग्जांपल्स प्लेस करूंगा, ये बात थोड़े से वक्त में समझ में आएगी। कुछ लोगों का या हर किसी का, कुछ लोगों का नहीं, बेल बजाने का तरीका बड़ा कॉमन होता है। एक ही पैटर्न पे जरा सोच के देखना, आप लोग भी बेल बजाते हो तो किसी न किसी रिदम पे बजाते हो और यूजुअली हमेशा वैसे ही बजाते हो। तो अक्सर हम लोग लोगों को बेल के उस रिदम से जज कर रहे होते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट क्या है, बेल बजी है, दरवाजा खोल के देखेंगे कौन है। बेल वॉज द स्टिमुलाई, मगर अब स्टिमुलस क्या हो चुका है? बेल का रिदम। पहले बेल स्टिमुलस थी, अब बेल का रिदम स्टिमुलाई हो चुका है। और उस रिदम की बेस के ऊपर हम लोग हमेशा जज करते हैं कि कौन इंडिविजुअल है, क्योंकि वो इंडिविजुअल हमेशा उसी किस्म का रिदम प्ले कर रहा होगा। तो यहां पर भी क्या हुआ है, द रेलेवेंसी ऑफ द स्टिमुलाई हैज चेंज्ड। एट टाइम्स इट्स द ब्रेन दैट क्रिएट्स द रेलेवेंसी ऑफ द स्टिमुलाई। लड़की गाड़ी चला रही है, पीछे हट जाओ, मार देगी। लड़का गाड़ी चला रहा है, इट्स सेफ। हमारी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है। चाय का होटल है, पठान प्रेजेंट होगा तो चाय अच्छी है। चाय का होटल है मगर कोई पठान रन नहीं कर रहा, चाय अच्छी नहीं होगी। ऑब्वियसली दे हैव द टेस्ट, उनके हाथों में चाय बनाने का टेस्ट है।
मगर चाहे तो कोई भी अच्छी बना सकता है ना, बट इट्स द मेंटालिटी स्टक, और ये मेंटालिटी स्टक हम लोग इसी तरीके से बस ओबे किए चले जा रहे हैं। सो दिस इज व्हेन द रेलेवेंसी ऑफ द स्टिमुलाई चेंज। चाय पी के चेक नहीं कर रहे अच्छी है बुरी है, बट इस बेस के ऊपर जज कर रहे हैं कि उस होटल को कोई पठान रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा, तो दे हैव दिस क्वालिटी। तो ये रेलेवेंसी उनके हिसाब से ऐसे चेंज हो चुकी है। लड़का लड़की मॉल में घूम रहे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही होंगे, भाई उसकी बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, अब जरूरी थोड़ी है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, बट व्हाट आर मेंटालिटी स्ट्रक, द रेलेवेंसी हैज चेंज्ड। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड रेलेवेंसी। तो अगर स्टिमुलाई इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज रख रहा है ना, तो देन वी कैन से दैट जो स्टिमुलस है वो डिस्ट्रप्शन कॉज कर पाएगा। स्टिमुलस देन वी कैन से इतना केपेबल है कि बॉडी के अंदर डिस्ट्रप्शन डेवलप करेगा, बॉडी को अपने नॉर्म्स पर से डाइवर्ट करेगा। बट हाँ, अगर स्टिमुलस इन प्रॉपर्टीज को लैक कर रहा है ना, तो बॉडी का जो इफेक्टिव मैकेनिज्म है वो बॉडी को उसके नॉर्म्स के अंदर ही रिटेन रखेगा। अब बात यह है कि जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो कैसे क्रिएट होगा। बॉडी के रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, या फिर इसे कहा जा सकता है फीडबैक रिस्पॉन्स। फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे या फिर कहेंगे फीडबैक रिस्पॉन्स। और फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक रिस्पॉन्स दो चीजों के दरमियान का एक रिलेशन है। दो किस्म के फीडबैक रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स और दूसरा कहलाता है नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स। एक पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स है या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, और दूसरा है नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स के नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नाउ व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? इस बात को समझने के लिए समझो एक इंडिविजुअल है, ये बाहर धूप में से आ रहा है, सनलाइट से एक्सपोज हुआ। जब ये सनलाइट से एक्सपोज हुआ तो इसका फिलहाल बॉडी टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर जो टेम्परेचर चल रहा है दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सनलाइट इसकी बॉडी पर एक्सपोज होती गई, तो जब ये घर लौटा तो क्योंकि सनलाइट इस पे इतना हेविली एक्सपोज हो चुकी थी कि इसका बॉडी टेम्परेचर भी आ गया नियर टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इस सनलाइट यानी इस स्टिमुलाई का टेम्परेचर था। तो हुआ क्या है, स्टिमुलस इफेक्टिव था, स्टिमुलस ने हाई टेम्परेचर जनरेट किया, वो टेम्परेचर इस इंडिविजुअल ने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया। तो हुआ ये है दैट द डायरेक्शन of the stimuli and the response generated by the body are same। जो डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई और ये जो बॉडी का रिस्पॉन्स था, अगर ये दोनों सेम हो जाएं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टिमुलस इतना इफेक्टिव था कि बॉडी भी स्टिमुलस की डायरेक्शन पे रिस्पॉन्ड कर गई। देखो स्टिमुलस का टेम्परेचर 40 डिग्री था, बॉडी ने भी रिस्पॉन्ड किया एट द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई, बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़कर कितना हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई और जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो सेम हो जाए
तो फिर ऐसे रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स। बट अगर ऐसा होता कि ये टेम्परेचर 40 है, ये इंडिविजुअल वक्त से मूव करके आता घर पे और इसका बॉडी टेम्परेचर वैसा ना होता जैसा एक्सटर्नल टेम्परेचर है, यानी इफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई एंड द रिस्पॉन्स generated by the body are in opposite directions, कि जो बॉडी का रिस्पॉन्स है और जैसा स्टिमुलाई चाह रहा था उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए। स्टिमुलस चाहता है बॉडी टेम्परेचर बढ़े मगर बॉडी टेम्परेचर रेज नहीं हुआ, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहा एट इट्स नॉर्म, तो फिर ऐसा रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? एक नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स। बात बड़ी सिंपल सी है, अगर तो बॉडी ने वैसा ही बिहेवियर रखा जैसा स्टिमुलस चाहता है तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा, बट अगर बॉडी ने वैसा बिहेवियर नहीं रखा जैसा स्टिमुलस चाहता है तो रिस्पॉन्स क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स। तो बताओ, सोचो जरा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छा है या नेगेटिव रिस्पॉन्स अच्छा है? क्या बॉडी को ऐसे टेम्परेचर बढ़ा देना चाहिए था या नहीं बढ़ाना चाहिए था? तो कौन से रिस्पॉन्सेज अच्छे होते हैं? पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज अच्छे होते हैं या नेगेटिव रिस्पॉन्सेज अच्छे होते हैं? तो आप लोगों में ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आएगा कि जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ये अच्छा होता है और नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है, सॉरी, जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है ये अच्छा होता है और जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ये अच्छा नहीं होता। बट ऐसा नहीं है, कि सब कुछ डिपेंड करता है कंडीशंस पर। फिलहाल जो मैंने कंडीशन रखी है इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स गड़बड़ पैदा करेगा, मगर नेगेटिव रिस्पॉन्स हमें ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि प्रॉपर्ली बिहेव करवा रहा है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है यही आना असेंशियल होता है, यही आना ज़रूरी होता है। फॉर इंस्टेंस, हमारी बॉडी में कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो हमारी बॉडी डिलिबरेटली फीवर डेवलप करती है, खुद से फीवर डेवलप करती है। ये हमारी बॉडी का अपना रिस्पॉन्स होता है। आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट डे में पढ़ चुके हो, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी का ओन डेवलप्ड रिस्पॉन्स होता है। तो बॉडी डिलिबरेटली फीवर जनरेट कर देगी। अब जब डिलिबरेटली फीवर जनरेट किया है तो बॉडी टेम्परेचर रेज हुआ है ना, तो बॉडी टेम्परेचर रेज हुआ है, फीवर जनरेट हुआ है, इट्स ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मगर ये होना जरूरी था। यही रिस्पॉन्स बॉडी के लिए बेनिफिशियल था। अगर ऐसा नहीं होता, फीवर जनरेट नहीं होता, तो शायद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता। तो अभी इस सिनेरियो में पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आना नेसेसरी था, बट अब इसके ऑपोजिट ये वाली कंडीशन देख लो, ये तो फीवर जनरेट होना जरूरी था ही नहीं। इस वक्त जो चीज नेसेसरी थी वो नेसेसरी था कि नेगेटिव रिस्पॉन्स डेवलप हो, तो इस वाले सिनेरियो में नेगेटिव रिस्पॉन्स ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बेनिफिशियल होता है, कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स बेनिफिशियल होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि फिलहाल सिनेरियो क्या है, बॉडी कैसी स्टेट में अपने आप को इक्विलिब्रियम रिटेन करवा पाएगी, या कैसी स्टेट में बॉडी इक्विलिब्रियम की तरफ को जाएगी। क्या वो इक्विलिब्रियम की तरफ को जाएगी नेगेटिव फीडबैक की वजह से या पॉजिटिव फीडबैक की वजह से? बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कभी के बाद स्टिमुलस की क्वालिटीज इतनी अच्छी होती हैं, इंटेंसिटीज इतनी अच्छी होती हैं कि बॉडी नहीं करना चाहेगी भी वैसा, तब भी वैसा करने पे मजबूर हो जाएगी। ये स्टिमुलस इतना इंटेंस था कि बॉडी टेम्परेचर रेज हो गया 40 पर। बॉडी तो नहीं चाहती ना 40 पे रेज हो जाए, बट स्टिमुलस की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि मजबूरन बॉडी टेम्परेचर कहाँ रेज हो गया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मजबूरन रेज हो गया। तो ऐसे रिस्पॉन्स पर जब मजबूरी पड़ रही है, ये क्वालिटी है स्टिमुलाई की। मगर हम लोग हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स तब जज करते हैं जिस वक्त जो स्टिमुलस है वो आंसर बॉडी से जनरेट करवा चुका हो, तब जज करना है
जब बॉडी रिस्पॉन्स दे चुकी हो। जैसे एक सिनेरियो बोल रहा हूँ, आप लोग जज करना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक शख्स उसने बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक की, चॉकलेट्स खा ली, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई, उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, शुगर इनटेक की, शुगर बढ़ गई। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? शुगर इनटेक की, शुगर लेवल बढ़ा, तो हाँ अब तक जो रिस्पॉन्स है ये पॉजिटिव है, मगर मैं अब तक जज नहीं कर सकता इसको, क्योंकि अभी मैंने ये नहीं देखा कि बॉडी की तरफ से रिस्पॉन्स आया कैसे। अभी तो उसने शुगर इनटेक की, वो ब्लड में जाती है और ब्लड शुगर लेवल रेज होगा ही होगा, डिलिबरेटली, लाजमी सी बात है, रेज हो जा रहे हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास, बहुत बड़ा ऑर्गन है। पैनक्रियास क्या करता है, इस शुगर लेवल के ऊपर वर्क करता है, ब्लड शुगर लेवल के ऊपर वर्क करेगा और उस शुगर लेवल को दोबारा फॉल करवाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी शुगर लेवल के ऊपर वर्क करके इस शुगर लेवल को दोबारा लेकर आएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। अब पैनक्रियास इसको दोबारा से ले आया टुवर्ड्स नॉर्मल। अब पूरे के पूरे सिनेरियो को सोचो, शुगर खाई, शुगर बढ़ी, बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, शुगर कम हो गई। बॉडी ने क्या सेम डायरेक्शन पर ओबे किया है या बॉडी ने उसके ऑपोजिटली बिहेव किया है? तो हाँ, बॉडी ने जो बिहेवियर रखा है वो उसके ऑपोजिट बिहेवियर रखा है, और जब बॉडी ने उसके ऑपोजिटली बिहेव किया है तो ये रिस्पॉन्स क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये एक नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स है। देखो, अगर मैं पहले जज करता शुगर खाई, शुगर बढ़ गई, तो बेशक वो पॉजिटिव है, मगर अब तक मैंने बॉडी रिस्पॉन्स थोड़ी देखा। अभी तो बच्चों स्टिमुलाई आया, उसने अपना एक्शन शो किया, अभी तो बॉडी का रिएक्शन आया ही नहीं है। मगर जब बॉडी ने रिएक्ट किया, पैनक्रियास ने स्पेशली, बॉडी का एक बहुत मेजर ऑर्गन, ग्लैंड भी कह सकते हो, तो वो शुगर लेवल को दोबारा लेकर आ गया टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अब ये जो रिस्पॉन्स है, ये कैसा रिस्पॉन्स हो गया है? इट्स ए नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जज कब करना है? जब बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट कर दे, और जब तक बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगी तब तक हम लोग रिस्पॉन्स को पॉजिटिव या नेगेटिव क्लासिफाई नहीं करेंगे। तो इस इंटायर एलिमेंट्स में, इस इंटायर प्रोसेस में एक खास पाथवे रेगुलेट हो रहा है, जिस पाथवे में सबसे पहले स्टिमुलाई रिसीव होता है एट द रिसेप्टर। शुगर खाई, रिसेप्टर्स पे आई, रिसेप्टर्स ने उसको एनालाइज किया, शुगर लेवल बढ़ी, फिर ये इंटरप्रिटेट होता है बाय आवर ब्रेन, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर ये चीज इंटरप्रिटेट कहाँ हो जाती है? एट दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बॉडी का रिस्पॉन्स कब आता है? बॉडी का रिस्पॉन्स तब आता है जब इफेक्टर ऑर्गन उसको आंसर करेगा। पैनक्रियास ने ये देखा शुगर लेवल बढ़ रही है, पैनक्रियास ने अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया, और जब पैनक्रियास ने अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया तो वो शुगर लेवल को दोबारा से लेकर आ गया टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इफेक्टर ऑर्गन ने जब रिस्पॉन्स दिया है, फिलहाल जो मैंने एग्जाम्पल प्लेस की थी, उसकी वजह से ये रिस्पॉन्स क्या हो चुका है? नेगेटिव। तो पहले रिसेप्टर ने रिसीव किया स्टिमुलाई को, सीएनएस ने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इंटरप्रिटेट किया, और उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन ने उसका रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो जब इफेक्टर ऑर्गन रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा, उस वक्त आप लोग को ये बात रिकॉग्नाइज करनी है कि वेदर जो इंटायर रिस्पॉन्स था वो वेदर पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स था या वो सारा का सारा रिस्पॉन्स जो था वो नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, क्योंकि अभी ये चैप्टर नंबर 1 की बिल्कुल इनिशिएशन है ना, तो अभी जो लेक्चर्स की लेंथ है वो थोड़ी छोटी होगी, लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स इस किस्म की लेंथ आ रही होगी लेक्चर की। उसकी वजह यह है कि अभी हम लोग इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में, और मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को दूसरे इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकता हूँ। क्यों ओवरलैप नहीं कर सकता? अलग अलग बातें हैं सारी की सारी, मिक्सअप नहीं कर सकता हूँ चीज़ों को। बट वंस जब हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में से निकल जाएंगे, तो जब हम लोग इसके टॉपिक्स की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली जो लेंथ्स हैं लेक्चर्स की वो एक्सीड करना स्टार्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स 25 मिनट्स 30 मिनट्स, इस तरीके से लेक्चर के टाइमिंग्स जो है वो एक्सीड करना स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियल लेक्चर्स थोड़े से स्मॉलर होंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पहली बात ये सीखी दैट व्हाट इज ए स्टिमुलाई। दूसरी चीज़ ये सीखी कि एक स्टिमुलस के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो एक स्टिमुलस को एक अच्छा स्टिमुलस क्रिएट कर सकते हैं। देन हम लोगों ने ये समझा कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स दैट इज बीन जनरेटेड बाय द बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म या फिर फीडबैक रिस्पॉन्स। जो मैंने बताया 2 किस्म के होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। तो इस वाली लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसको यहीं सम अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि बड़ी खास टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर हैं, जिन टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोगों ने सीखना है बड़े अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।
क्लास ऑफ है। अल्लाह हाफिज़।